हेलो वीवर्स, वेलकम टू 3 आर क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक भारतीय इतिहास। आज उसमें हमारा दूसरा टॉपिक है, उसका नाम है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। देखेंगे क्या है। निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका में सबसे पहले यूरोप व्यापारियों के रूप में पहुंचे, जो कि अंततः अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना का कारण बना। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगीज यानी कि पुर्तगाली। ये पुर्तगाली ऐसे थे कि अफ्रीका एवं भारत में उसकी व्यापार की खोज के लिए ये आते हैं। चलिए यहाँ पर इसकी पूरी व्याख्या देख लेंगे क्या है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पुर्तगाल के शासक हैं जिनका नाम है हेनरी प्रथम। इन्होंने ही क्या किया, समुद्री यात्राओं और जो भौगोलिक खोजें थी इनको इन्होंने प्रोत्साहित किया था। इसी के परिणाम स्वरूप पुर्तगालियों को यूरोप के बाहर प्रसार हुआ इनका। और पुर्तगाली पहले यूरोपीय थे जो अफ्रीका एवं भारत में व्यापारिक रूप में प्रथम बार आते हैं, जिसके कारण इन क्षेत्रों में आगे उपनिवेश स्थापित हो सके। वास्को डी गामा गुजरात के एक पथ प्रदर्शक जिनका नाम था अहमद इबन मजीद, कहीं पर आपको अब्दुल मजीद भी दिख जाएगा, इसकी सहायता से 20 मई 1498 पे आता है। यहाँ पर 17 मई है, आप लोग देखिएगा ऑथेंटिक बुक्स में आपको जहाँ पर भी देखेंगे 20 मई मिलेगा और आयोग ने भी 20 मई ही माना है। तो आप लोग याद रखेंगे 20 मई 1498 में भारत के पश्चिमी तट कहाँ पर कालीकट बंदरगाह पर पहुँचता है। अफ्रीका के कैप कोमोरिन से जो आपका है आशा अंतरीप है, इससे होकर ये आता है। कालीकट के तत्कालीन शासक जिनका नाम था जमोरिन, ये इनकी पैतृक उपाधि थी। इन्होंने ही वास्को डी गामा का स्वागत किया था। क्लियर। वास्को डी गामा के आने से पुर्तगाल एवं भारत के बीच में व्यापार के क्षेत्र में एक नए अध्याय का प्रारंभ हुआ। ये सब छोड़िए, यहाँ पर देखेंगे काली मिर्च के व्यापार से वास्को डी गामा ने लगभग 60 गुना मुनाफा कमाया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, जब पुर्तगाली भारत में आए थे इन्होंने अपने व्यापार में कितने गुना मुनाफा कमाया था, तो याद रखेंगे 60 गुना। और पुर्तगालियों ने सबसे पहले 1503 में कोचीन में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की थी और उसके बाद में 1505 में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री या दूसरे दुर्ग का इन्होंने निर्माण किया था। ये इस लाइन से याद रखिएगा, 2-3 बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। अगला सवाल देखेंगे, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। अभी आपको पता होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा जमोरिन। जमोरिन ने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। और किस पथ प्रदर्शक की सहायता से भारत में आता है, इबन मजीद के। नेक्स्ट है, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए, तो अभी आपने देखा पुर्तगाली। सबसे पहले भारत में आते हैं पुर्तगाली, उसके बाद आते हैं डच, उसके बाद आएंगे आपकी ये ब्रिटिश, अंग्रेज, फिर डेन, और उसके सबसे लास्ट में आते हैं फ्रांसीसी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। अगला सवाल देखेंगे, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की। अभी आप लोग पढ़ के आए हैं, पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री और 1505 में दूसरी अपनी कन्नूर में लगाई थी। तो इसमें ऑप्शन ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपना दुर्ग कहाँ पर निर्मित किया था। कोचीन में। एक ही सवाल है, बस पूछने का तरीका अलग है। अगला है, पुर्तगाली उपनिवेश का पहला वायसराय भारत में कौन होता है। देखिए यहाँ पर वायसराय की बात पूछी जा रही है, ठीक है। इससे पहले देख लेंगे, वास्को डी गामा जो था पुर्तगाली यात्रा था जिसने भारत की खोज की थी। 20 मई 1498 में कालीकट पे आता है। और 1-2 बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया, तो याद रखेंगे वास्को डी गामा भारत में 3 बार आता है। कितनी बार आता है, 3 बार। लेकिन यहाँ पे पहली बार वायसराय की बात पूछी गई है, तो सबसे पहला वायसराय था अल्मीडा, और ये 1505 से लेकर 1509 तक का इसका टाइम था। ब्लू वाटर पॉलिसी ये शुरू करता है, जिसको शांत जल की नीति कहते हैं। आप लोग अगर कोई जानते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अल्मीडा के बाद में अल्बुकर्क आता है, और अल्बुकर्क को भारत में फ्रांसीसियों का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान जिनका नाम था यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। यहाँ पर देखेंगे 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर बनकर भारत आता है। इसने व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेकर आता है। अभी आप लोगों ने देखा अल्मीडा। गाइस, क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, अगला सवाल है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली का उपयोग कौन करता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार यहाँ से रिपीट हुआ है ये। बंगाल की खाड़ी में जो डकैती के लिए हुगली का जो प्रयोग थे ये करते थे आपके पुर्तगाली, और इन्होंने किससे, अकबर ने इनको ये अधिकार दे रखा था। और अकबर के बाद में शाहजहाँ ने क्या किया था, इस अधिकार को इनको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था, समाप्त कर दिया था। क्यों? क्योंकि जो मुमताज़ महल थी शाहजहाँ की पत्नी, उसकी जो नाव थी उनको इन्होंने पुर्तगालियों ने क्या कर लिया था, लूट लिया था, अपहरण कर लिया था उसका, इसलिए इन्होंने इसको यहाँ से हटा दिया था शाहजहाँ ने। यहाँ देखेंगे, पुर्तगाली बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली का उपयोग करते थे, और यहाँ पर उन्होंने मुगल बादशाह जिसका नाम था अकबर 1580 ईस्वी में अनुमति से कारखाने की स्थापना की थी, जो पुर्तगालियों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र माना जाता था।
मुगल बादशाह शाहजहां ने 1632 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र हुगली को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। क्यों नष्ट कर दिया, अभी मैंने आप लोगों को बताया था। और 1000 से अधिक पुर्तगालियों को यहाँ पर इन्होंने बंदी बना लिया था। किसने, शाहजहां ने। नेक्स्ट है बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी वे कौन सी थी, पुर्तगालियों की, अभी बताया, अभी आप लोगों ने पढ़ा था, कौन सी थी, हुगली। अगला है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, अभी ऊपर मैंने बताया है इसका वास्तविक संस्थापक कौन था, अल्बुकर्क था। क्यों, 1510 में इसने क्या किया था, बीजापुर के जो सुल्तान था यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद में अल्फांसो डी अल्बुकर्क। गाइस इनका क्रम भी याद रखिएगा, इनका क्रोनोलॉजी भी अक्सर पूछ ली जाती है। आजकल आप देख रहे हैं पेपर को में पैटर्न इनका सारा चेंज हो रहा है, इसलिए आपको अपनी जो तैयारी है उसको एकदम 360 डिग्री में करने की कोशिश करिए। 1509 में भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर भारत आता है और ये भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से इसने गोवा को छीन करके अपने अधिकार में कर लिया और पुर्तगालियों की आबादी को बढ़ाने के ख्याल से अल्बुकर्क ने भारतीय स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहन दिया था। और आगे जाकर पुर्तगालियों ने क्या किया था, जो चार्ल्स द्वितीय था और उन्होंने कैथरीन के साथ में शादी भी कर ली थी 1661 में। और पुर्तगालियों ने बम्बई किसको, अंग्रेज़ों को उसमें दहेज के रूप में दिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया, याद रखेंगे। अगला है पुर्तगालियों के द्वारा अंग्रेज़ों को बम्बई सौंपे जाने का अवसर क्या था। देखिए, पुर्तगालियों द्वारा स्पेन के नियंत्रण से मुक्ति, नहीं, गलत है। पुर्तगाली राजकुमारी जिसका नाम था ब्रगेंजा कैथरीन से चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो जाता है। कब होता है, 1661 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्रोनोलॉजी लगाने के लिए पूछा गया था, पुर्तगाली कब आए, कब इन्होंने गोवा छीना और शादी कब की थी इसने चार्ल्स द्वितीय, तो याद रखेंगे 1661 में की थी, तो यही इसका कारण भी है। पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बम्बई सौंपे जाने का जो अवसर था, पुर्तगाल की राजकुमारी जिसका नाम था ब्रगेंजा कैथरीन से इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय, देखिए चार्ल्स द्वितीय याद रखेंगे, चार्ल्स प्रथम, चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स तृतीय आ जाएगा तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था जिसमें पुर्तगालियों ने 1661 में जो इंग्लैंड था इसको इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड को शादी करने के बाद में बम्बई को दहेज के रूप में दे दिया था। और चार्ल्स सेकंड ने बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कब दिया था, 1668 ईस्वी में दे दिया था। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में पूछे गए, आप लोग उसको याद रखिएगा। अगला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था, तो पुर्तगालियों से लिया था। नेक्स्ट है पौंडीचेरी जिसको वर्तमान में पुडुचेरी कहते हैं, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है यही बताना है। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पौंडीचेरी पे अगला है पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे और अंग्रेजों ने पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया था। ये बात तो बिल्कुल गलत है क्योंकि आंग्ल और फ्रांसीसी ये युद्ध हो रहा था, आंग्ल फ्रांसीसी या कर्नाटक का युद्ध हो रहा था, तब पौंडीचेरी पे इन्होंने कब्जा कर लिया था, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली जो शक्ति थी ना वो यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली ही थे। लेकिन अगर ये पूछ ले कि पौंडीचेरी पे अपनी बस्ती बसाने वाले या अपनी फैक्ट्री बनाने वाले तो वो फ्रांसीसी थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन इसका देखेंगे। देखिए इसमें कुछ ये है, 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निर्देशक जिनका नाम था फ्रैंकोइस मार्टिन, इन्होंने पौंडीचेरी की स्थापना की थी। अतः पौंडीचेरी पर शासन स्थापित करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति थी फ्रांसीसी। शासन स्थापित करने का मतलब हो गया यहाँ पे अपनी फैक्ट्री बसा रहे हैं। लेकिन अगर ये पूछ लें यहाँ पर कब्जा जो पहली बार किया था तो पुर्तगाली थे। आप लोग अगर उसकी जाकर वेबसाइट पर चेक करेंगे तो आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा वो। आंग्ल फ्रांस जो कर्नाटक युद्ध था तीसरा कब हुआ था पता है आपको, 1756 से लेकर के 1763 के बीच में, जिसको सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है, इसी के टाइम पर हुआ था। और इसमें 1761 में पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया, किंतु युद्ध समाप्त होने के बाद में इसे फ्रांस को वापस लौटा दिया गया था। 3 आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुए थे, याद रखेंगे, जिसको आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी कहा जाता है। 1746 से लेकर 48 में हुआ था। उसके बाद में 1754 के बीच में हुआ और उसके बाद में 1756 से लेकर के 1763 में हुआ था। और ये जो पहला आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध था 1748 में एक्स ला शापेल की संधि से समाप्त होता है। अगला देखेंगे भारत में मुद्रणालय लाने वाले यानी कि प्रिंटिंग प्रेस को लाने वाले पहले कौन थे। ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है स्टेटमेंट के रूप में, याद रखेंगे। तो पुर्तगाली थे। कब लेके आए थे, 1556 में। व्याख्या देखेंगे, भारत में जो मुद्रणालय है यानी कि प्रिंटिंग प्रेस है, इसको सबसे पहले पुर्तगाली लेकर आते हैं। इन्होंने 1556 में गोवा में पहला प्रिंटिंग प्रेस को स्थापित किया था। प्रारंभ में ये केवल बाइबिल या धर्म ग्रंथ की प्रतियां ही छापते थे। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, बंगाल गजट, याद रखेंगे। कब आया था, बंगाल में आया था, 1780 में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। पुर्तगालियों के द्वारा भारत में अनेक फसलें भी लाई गई थी, जिनसे तंबाकू काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, मिर्च है, अनानास है, पपीता है, अमरूद भी लेके आए थे, याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई थी। अभी आपने पढ़ा, यहाँ पे देखा तंबाकू, मिर्च, अनानास, पपीता, अमरूद, तो मिर्च लेके आए थे। नेक्स्ट है भारत में पुर्तगालियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 16वीं शताब्दी में पूर्वी व्यापार पर उनका एकाधिकार था, बिल्कुल सही बात है। प्रारंभ में बंबई पर स्वामित्व था, बिल्कुल सही है। सबसे पहले बंबई पे यही शासन कर रहे थे। 1661 में इन्होंने, जब कैथरीन की शादी हुई थी तो चार्ल्स सेकेंड को इन्होंने दे दिया था। उनके पास कोचीन, दीव और दमन में व्यापारिक बस्तियाँ थीं, ये बात बिल्कुल सही है। मुगलों ने उन्हें किसी भी व्यापारिक छूट से वंचित, यहाँ देखते हैं क्या है, वंचित किया था, ये बात गलत है। किसी भी व्यापारिक छूट से उनको वंचित किया था, ये गलत है। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा सही है, तो 1, 2, 3 हमारा सही हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या देख लेंगे। भारत में पुर्तगालियों का पहला जो आगमन था वास्को डी गामा के रूप में 1498 में आता है, मई 20 मई, याद रखिएगा। उन्होंने अपना पहला कारखाना 1503 कोचीन में और दूसरी फैक्ट्री इन्होंने बनाई थी 1505 में, कहाँ पर, कन्नूर में। 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा को छीन लिया था और 1535 में इन्होंने दीव आदि स्थानों पर अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। पुर्तगालियों ने 1661 में बंबई को ब्रिटेन को दहेज के रूप में दे दिया था। इससे पहले बंबई एवं पूर्वी व्यापार पर पुर्तगालियों का एकाधिकार था। मुगलों ने पुर्तगालियों को व्यापारिक छूटें प्रदान की थी। देखिए, आप ऑप्शन के हिसाब से भी थोड़ा कर सकते थे। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दादर नगर हवेली जो 1661 में भारत का हिस्सा बने, पुर्तगालियों का शासन था, बिल्कुल सही बात है। दादर नगर हवेली पे क्या था, पुर्तगालियों का शासन था। पौंडीचेरी और चंद्रनगर पर फ्रांसीसियों का अधिकार था, ये बात भी सही है। पौंडीचेरी जो था भारत में मिला लिया गया था 1954 में, याद रखेंगे। और चंद्रनगर को मिला लिया गया था 1949 में, ठीक है, ये याद रखेंगे। गोवा को 1961 में स्वतंत्रता मिली, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारे। यहाँ पर देखते हैं, गोवा, दमन दीव और दादर नगर हवेली पर पुर्तगालियों का शासन भारत की स्वतंत्रता के बाद 1961 ईस्वी तक बना रहा। इन क्षेत्रों को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए भारत को स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखना पड़ा था। 19 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन दीव और दादर नगर हवेली को पुर्तगालियों से मुक्त करा लिया गया था। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है, गोवा को कब भारत में मिला लिया गया था स्वतंत्रता के बाद में, तो 19 दिसंबर 1961 को। और गोवा जो था ये पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था इसको 30 मई 1987 को। इसके बाद में 26 जनवरी 2020 में दादर नगर, दमन दीव और दादर नगर हवेली का विलय करके एक यूटी बना दिया गया और इसकी राजधानी अब क्या कर दी गई है, दमन। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पौंडीचेरी और चंद्रनगर पर फ्रांसीसियों का शासन था, अभी मैंने बताया था। पौंडीचेरी जो था, कैसे याद रखेंगे, देखिए पौंडीचेरी, 4 बार बोलिए, पौंडीचेरी चौवन, पांडिचेरी चौवन, पौंडीचेरी चौवन। तो पौंडीचेरी को 1954 में, चंद्रनगर को 1949 में। चंद्रनगर में 4, चंद्रनगर 4 से 4 ले लीजिए, नगर से ना से 9 ले लीजिए, तो 1949 में इसको मिला लिया गया था भारत में। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, अपने दिमाग में रखेंगे तो याद हो जाएंगी ईजिली। अगला है, भारत में 15 अगस्त 1947 के बाद भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा था, तो पुर्तगालियों से रखना पड़ा था। क्यों, 1961 में जाकर गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव को हमने भारत में मिलाया था। अगला है, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। स्वतंत्रता के पूर्व उपनिवेश जो पुर्तगाली आधिपत्य और नियंत्रण में रहे थे, तो दादर नगर हवेली, दमन और दीव पर पुर्तगालियों का शासन था, अभी आप लोगों ने पढ़ा। पौंडीचेरी पे फ्रांसीसियों का था। लक्षद्वीप भी नहीं हो जाएगा, दमन और दीव हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 4। यहाँ पर देखेंगे कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। भारत के साथ व्यापार के लिए सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने शुरू की थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन बना है। संयुक्त पूंजी जो शुरू करते हैं ये है डच। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में सबसे पहले कौन सी ऐसी यूरोपीय कंपनी थी जिन्होंने वेतन देने के लिए काम, व्यापार में वेतन देना शुरू किया था, तो याद रखेंगे डच कंपनी ही थी और ये 1602 में बनी थी। व्याख्या इसकी देख लेंगे। मार्च 1602 ईस्वी में भारत से व्यापार करने के लिए सबसे पहले हॉलैंड, जिसको हम डच कहते हैं, इसकी संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होती है मार्च 1602 में। और डच संसद के द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्व के देशों के साथ में व्यापार करने, आक्रमण और विजय के संबंध में अधिकार पत्र दिया गया। ये बात याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तो कितने वर्षों के लिए इनको अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, तो याद रखेंगे 21 सालों के लिए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था वेरिंगटे ओस्ट इंडिसे कंपनी था। और डेनिश यानी कि डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में स्थापित हुई थी। ट्रान के बाद त्रावणकोर में इनका अपनी कोठी इन्होंने बनाई थी। किसने, डेनिश ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में बनाई थी, तो पटना पूछ रहा है, तो 1632 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। और सबसे पहले इन्होंने अपनी जो फैक्ट्री बनाई थी डचों ने, वो बनाई थी मसूलीपट्टनम में। क्लियर। 1602 में वेरिंगडे ओस्ट
इंडिसे कंपनी, जिसको डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, इसका ये व्यापार के उद्देश्य से भारत आती है। 1623 के कई क्षेत्रों में इन्होंने अंग्रेजों को हराया था और डचों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी 1627 के पीपली में। याद रखेंगे, इन्होंने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री, बंगाल पूछ रहा है, बंगाल में पहली फैक्ट्री बनाते हैं 1623 पीपली में, और डचों ने 1632 में बनाई थी पटना में। चिंसुरा 1653 में बनाते हैं और यहाँ पर गुस्ताव फोर्ट का इन्होंने निर्माण भी कराया था। डचों ने सूरत, भड़ोच, कैम्बे, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम, चिंसुरा, पटना, आगरा, नागपट्टनम, कोचीन और व्यापारिक केंद्र इन्होंने यहाँ पर खोले थे। डच मुख्य रूप से सूती वस्त्र, शोरा, रेशम और अफीम का व्यापार भी करते थे। याद रखेंगे, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है दक्षिण पूर्व एशिया वाले क्षेत्र में अपना ये व्यापार कर रहे थे, मलाया, मलेशिया और ये इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में थे, और इसके बाद में यहाँ से ये भारत में आते हैं। अगला है, बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। अभी आप लोगों ने पढ़ा, डचों ने बंगाल में स्थापित किया था चिंसुरा। इससे पहले आपने पढ़ा सबसे पहले इन्होंने किया था कहाँ पर, डचों ने सबसे पहले पीपली में किया था, बंगाल के पीपली में 1627 में। बंगाल की बात हो रही है, पूरे भारत की बात नहीं हो रही है। और अगर यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से पीपली नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा चिंसुरा, क्योंकि इन्होंने चिंसुरा में भी अपनी फैक्ट्री लगाई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक केंद्र या अड्डे स्थापित किए थे। नागपट्टनम में किया, चिंसुरा आपने पढ़ा, मसूलीपट्टनम में सबसे पहला करते हैं, सूरत, भरूच, आगरा में किया, कोचीन, अहमदाबाद, पटना में 1632 में करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, डचों के द्वारा भारत में व्यापार के लिए किन बंदरगाहों का उपयोग किया गया था। तो पुलिकट, नागपट्टनम, मसूलीपट्टनम, इन सब का ही प्रयोग किया गया था। यहाँ पर देखेंगे, इन्होंने देखो सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए सबसे पहली फैक्ट्री डचों ने लगाई थी मसूलीपट्टनम 1605 में, और बंगाल में सबसे पहले कहाँ पर लगाई थी 1627 में, कहाँ पर, पीपली में लगाई थी। ठीक, पुलिकट में 1610 में लगाया इन्होंने कारखाना, सूरत में 1616 और भीमलीपट्टनम में 1641 में और नागापट्टनम में 1650 में। यहाँ से क्रोनोलॉजी भी पूछी जा सकती है, सबसे पहले इन्होंने कहाँ लगाया। तो याद रखेंगे, मसूलीपट्टनम, उसके बाद पुलिकट 1610, सूरत 1616, भीमलीपट्टनम 1641, नागपट्टनम 1650। नेक्स्ट है, बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला था। तो बेदरा का युद्ध आप लोग जानते हैं कब हुआ था। बेदरा का युद्ध होता है 1759 में। किसके बीच में हुआ था, डचों और अंग्रेजों के बीच हुआ था, और यहीं से डचों को इन्होंने समाप्त कर दिया था। किसने, अंग्रेजों ने। डच और अंग्रेजों के बीच में 1659 में बेदरा का युद्ध लड़ा जाता है। अंग्रेजी नौसेना की सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करते हुए डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया गया था, और भारत में डचों की असफलता के प्रमुख कारण क्या थे, सरकार के सीधे नियंत्रण में होना। जो इनकी कंपनी थी ना, वो सरकार के नियंत्रण में थी। कंपनी के भ्रष्ट और अयोग्य जो पदाधिकारी और कर्मचारी थे। भारत में डचों के आगमन के परिणाम स्वरूप यहाँ का सूती वस्त्र उद्योग निर्यात की स्थिति सर्वोच्च स्थिति में पहुंच गया था, और डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची में 1663 में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। किसने, डचों ने कराया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखेंगे, आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। कोची में तो डच उपनिवेश नहीं था। अगला देखेंगे, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। ये बात बिल्कुल सही है, अभी आप लोगों ने ऊपर देखा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ। तो लिवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट ट्रेडिंग टू द ईस्ट। तो सबसे पहले लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। भारत में सबसे पहला जो व्यापार करने का अधिकार पत्र था वो लिवेंट कंपनी को 1593 में प्राप्त हुआ था। 1593 में भारत से स्थल मार्ग से व्यापार करने का अधिकार इनको मिलता है, देती है महारानी, ब्रिटेन की महारानी, जिसका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। पूर्व से मसाले हासिल करने के लिए लिवेंट कंपनी 2 असफल प्रयास भी इससे पहले कर चुकी थी। अगला है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में बादशाह कौन था। तो याद होना चाहिए आपको कब बनी थी कंपनी, 1699 में लंदन में बन रही थी। तो वहाँ पर भारत में था अपना बादशाह अकबर। अकबर का टाइम था 1556 से लेकर के 1605। 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये पूरी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम है, इतना लंबा चौड़ा। उस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर का शासन था, जबकि इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। तो ये भी पूछा जाता है एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन कौन था। तो याद रखेंगे अकबर। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय में इंग्लैंड का शासक कौन था। अभी आप लोगों ने देखा इंग्लैंड का शासक कौन था, एलिजाबेथ प्रथम। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सबसे पहला कारखाना बनाया था, स्थापित किया था। तो याद रखेंगे जहांगीर के टाइम में। जो कैप्टन हॉकिंस था, ये निकलता है वहाँ से
कहाँ से, लंदन से जब आता है तो ये अकबर के शासनकाल जब चल रहा था तब पहुँचता, लेकिन जब तक ये भारत में पहुँचता तब तक अकबर की मृत्यु हो चुकी होती है। और ये भारत में आता है 1608 में। कौन, कैप्टन हॉकिंस कंपनी के दूत के रूप में आता है जहांगीर के दरबार में। और जहांगीर ने 1611 में इसको अस्थायी रूप से मसूलीपट्टनम में एक कारखाना स्थापित करने की इजाज़त दे दी थी, अनुमति दे दी थी। लेकिन उसके बाद में यहाँ पर इसका कारखाना बनने के बाद स्थायी कारखाना अंग्रेज़ों का बना था 1613 में। कहाँ पर, सूरत में। और जो कैप्टन हॉकिंस था ये फ्रांसीसी और अरबी फारसी भाषा को अच्छे से जानता था, इसीलिए इसी से प्रभावित होकर के जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि भी प्रदान की थी और इसको मनसब भी प्रदान किया था। यहाँ पर देखेंगे मुगल बादशाह जिसका नाम था जहांगीर, इसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में मसूलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना, याद रखेंगे ध्यान से, अस्थायी कारखाना बनाया था। और जो अंग्रेज अधिकारी थॉमस बेस्ट था, थॉमस बेस्ट ने स्वाली का युद्ध होता है अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में, याद रखेंगे स्वाली का युद्ध 1612 में होता है। किसके बीच में, अंग्रेजों के बीच में और इनके पुर्तगालियों के बीच में। स्वाली कहाँ पर है, सूरत में। 1612 में इसको हरा दिया था। ये क्वेश्चन अलग से पूछा गया कि स्वाली का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था। अंग्रेजों के द्वारा जो पुर्तगाली बेड़े थे इसको पराजित किए जाने के कारण जहांगीर द्वारा 1613 में सूरत में अंग्रेजों को पहला स्थायी कारखाना खोलने की अनुमति प्रदान की गई थी। समझ रहे हैं, 1611 में इन्होंने अस्थायी कारखाना खोला था। कहाँ पर, मसूलीपट्टनम में। अगर ये पूछे सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली तो 1611 मसूलीपट्टनम में। अगर स्थायी कारखाना पूछेगा तो सूरत में 1613 में। और जो कैप्टन हॉकिंस था, याद रखेंगे, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने, ये गलत है, जेम्स प्रथम के दूत के रूप में नहीं आया था। जो कैप्टन हॉकिंस है ना, कंपनी के दूत के रूप में 1608 में आया था। ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, शायद 2023 में आई थिंक पूछा गया है, जहाँ तक मेरा दिमाग में जा रहा है। हॉकिंस ने अंग्रेजों के सूरत में बसने की दरख्वास्त थी, जो आवेदन था इसको दरख्वास्त कर दी थी। और यद्यपि जहांगीर ने हॉकिंस का स्वागत किया था, किंतु पुर्तगालियों ने शत्रुतापूर्ण कारनामों और सूरत के सौदागरों के विरोध में हॉकिंस का आवेदन मंजूर नहीं हो सका था। जी पुर्तगाली थे ना, इन्होंने इसको जहांगीर को खूब ज़्यादा भड़का उड़का दिया था, इस वजह से नहीं बना, ये काम नहीं हो पाया इसका। उसके बाद में 1611 में ये अस्थायी कारखाना अपना स्थापित करता है, 1613 में जाकर के स्थायी कारखाना स्थापित करते हैं। कहाँ पर, सूरत में। उसके बाद में हॉकिंस के बाद में याद रखेंगे आता है थॉमस रो आता है, 1615 में आता है। और ये जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आता है, याद रखेंगे। थॉमस रो ने 1619 में भारत छोड़ा, लेकिन इससे पहले ही सूरत अंग्रेज जो थे सूरत, आगरा, अहमदाबाद, भड़ोच में अपनी कोठियाँ स्थापित कर चुके थे। और ये सभी कोठियाँ सूरत की कोठी जिनकी प्रेसिडेंट और काउंसिल के नियंत्रण में रखी गई थी। अगला है 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक व्यापारिक अपना स्थल खोलने की अनुमति मिली थी, तो अभी मैंने बताया सूरत में मिली थी। और मसूलीपट्टनम में 1611 में अस्थायी कारखाना इन्होंने खोला था। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे। पहला व्यापारिक केंद्र सूरत में 1613 में स्थायी कारखाना है। यहाँ पर 1613 में लगाने का फरमान अंग्रेजों ने यहाँ पर देखते हैं, सूरत में अंग्रेजों को 1613 में जो कारखाना लगाने का फरमान था जहांगीर ने किस कारण से जारी किया था, तो याद रखेंगे जो पुर्तगाली थे इनको भगाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा मुगल बादशाह को नौसैनिक सहायता से गुप्त प्रसाद के कारण, अंग्रेजों पुर्तगालियों के बीच समझौते के कारण, नूरजहां को मिली बड़ी घूस के कारण, या है पुर्तगाली बेड़ों को पराजित करने के कारण। जो अंग्रेज थे ना, इन्होंने पुर्तगालियों के बहुत बड़े बेड़ों को पराजित कर दिया था, इसके कारण इनको ये अनुमति यहाँ पर मिली थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सबसे पहले अपना कारखाना स्थापित किया था, तो अंग्रेजों ने 1613 में। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी इनकी कहाँ पर थी, तो सूरत में थी। देखिए सवाल एक ही है लेकिन अलग अलग तरीके से उसको पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था, तो अभी आप लोगों ने पढ़ा 1612 में थॉमस बेस्ट ने। देखिए थॉमस रो और थॉमस बेस्ट दोनों है, तो याद रखेंगे किसने, थॉमस बेस्ट ने। ऐसा ना हो आता हुआ सवाल थॉमस देखा लगाते चल दिए और 1/3 आपके हाथ में आ जाए। भारत आने वाले यूरोपीय यात्रियों के बारे में विचार करना है। यहाँ पर देखेंगे थॉमस रो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि को जहांगीर के द्वारा सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति दी गई थी, ये गलत है। सूरत में कारखाना कब खुला था, 1613 में खुला था। और जो थॉमस रो भारत आ रहा है ये कब आता है, 1615 में आता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, पुर्तगालियों को उकसाने से कैप्टन हॉकिंस को मुगलों के द्वारा आगरा से बाहर निकाला गया। कश्मीर की अपनी यात्रा पर फादर मोंसेरोट ने अकबर के साथ यात्रा की थी, ये क्वेश्चन कई बार अलग से पूछा गया, तो याद रखेंगे अकबर के साथ में कश्मीर की यात्रा थॉमस मोंसेरोट ने की थी। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही हो जाएगा। कश्मीर की यात्रा पर अकबर के साथ फादर मोंसेरोट यात्रा की थी। कैप्टन हॉकिंस 1608 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत पहुँचता, आगरा में जहांगीर से मिलता है।
जहांगीर ने हॉकिंस से प्रभावित होकर के आगरा में बसने और 400 की मनसा व जागीर प्रदान किया था, किंतु शीघ्र ही पुर्तगालियों के द्वारा जहांगीर के कान भरे जाने के कारण जहांगीर ने हॉकिंस सहित अंग्रेजों को आगरा से बाहर कर दिया था। और जहांगीर टॉमस रो जो था 1515 से लेकर 1519 तक भारत में रहता, लेकिन जहांगीर ने उसे कोई भी व्यापारिक संधि करने में सफलता नहीं मिली थी। और तत्कालीन गुजरात के सूबेदार जिसका नाम था खुर्रम, जिसका मूल नाम शाहजहां था, जिसका मूल नाम था खुर्रम, इसने व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की स्वीकृति दे दी थी। अगला है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो कोलकाता के नाम से जाना जाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? तो याद रखेंगे, गोविंदपुर गांव था, सूतनाती और कलिकाता था। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान में एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिनका नाम था जॉब चरनोव। इन्होंने 1690 में 3 गांव कालिकाता, सूतनाती, गोविंदपुर नामक जगह पर कलकत्ता की नींव रखी थी, जो आज कोलकाता के नाम से प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कलकत्ता का संस्थापक कौन था? तो जॉब चरनोव था। कलकत्ता किसने बसाया? वही क्वेश्चन है, जॉब चरनोव ने। फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1700 में आती है। यहाँ पर देखेंगे, मुगलों से एक बार फिर पराजित होकर 1690 में ब्रिटिश कंपनी ने जॉब चरनोव के नेतृत्व में सूतनाती में एक फैक्ट्री स्थापित की थी और मुगलों से पहले जैसे अधिकार प्राप्त कर लिए। एक जमींदार थे जिनका नाम था शोभा सिंह। इनके विद्रोह के कारण कंपनी ने 1696 ईस्वी में सूतानेता की किलेबंदी की और 1200 रुपये का भुगतान करके कंपनी के 3 गांव जिनका नाम था सूतानती, कालिकाता, गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कर ली थी। 1700 में बंगाल की फैक्ट्री एक प्रेसिडेंट और काउंसिल के अधीन हो गई और यहाँ पर किलेबंदी की गई। बस्ती फोर्ट विलियम और नगर जो था कलकत्ता कहलाने लगा। इसी प्रकार फोर्ट विलियम के निकट में एक दुर्ग का निर्माण भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था, ना कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो ऑप्शन अपना ठीक हो जाएगा ए। फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता है, कोलकाता में स्थित है। अंग्रेजों की बंगाल में पैठ के विषय में बताना है कौन सा कथन सही है। जॉब चरनोव अगस्त 1690 में सूतानती आया था। कलकत्ता की स्थापना की जो बाद में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का केंद्र बना, बिल्कुल सही है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम के लिए एक दुर्ग बनाया था, गलत है, ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। तो ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कर्नाटक युद्ध किन के बीच हुआ था? तो अंग्रेज और किन के बीच हुआ था? फ्रांसीसियों के बीच में 3 युद्ध हुए थे, याद रखेंगे। पहला युद्ध हुआ था ये 1746 से लेकर के 1748 और इसमें ये 1748 में एक्सला सापेल की संधि से समाप्त होता है। 1748 की संधि के द्वारा अंग्रेजों को भारत में मद्रास मिल जाता है और उत्तरी अमेरिका में क्या था, लुइसबर्ग एक शहर का नाम है, वो जो है इनको मिल जाता है, फ्रांसीसियों को मिल जाता है। इसका कारण क्या था ये भी पूछ लिया जाता है। पहला जो आंग्ल कर्नाटक युद्ध था, ये आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध था, तो ये यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर हुआ था और अंग्रेजों फ्रांसीसियों में अमेरिका में औपनिवेशिक विस्तार के लिए संघर्ष चल रहा था। दोनों शक्तियां भारत में व्यापारिक स्वामित्व के लिए चाहती थी, लड़ रही थी, इसलिए ये हुआ था। दूसरा देख लेंगे, दूसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ था ये 1754 से लेकर के 1749 से 1754 में हुआ था और इसका मुख्य कारण क्या था? हैदराबाद और कर्नाटक की गद्दी का उत्तराधिकार का प्रश्न था और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की बढ़ती हुई राजनीति की लिप्सा भी थी। हैदराबाद में जो था एक मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच में गद्दी की लड़ाई चल रही थी। कर्नाटक में चंदा साहब और एक और थे अनवरुद्दीन, इनके बीच में लड़ाई चल रही थी। अनवरुद्दीन और नासिर जंग का साथ देते हैं अंग्रेज, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग का साथ देते हैं फ्रांसीसी। ठीक है, ये जो युद्ध था वो निर्णायक नहीं था, अनिर्णायक रहा और इसमें पौंडीचेरी की संधि हो जाती है 1754 के आसपास। ठीक है, तीसरा कर्नाटक युद्ध हो जाता है 1758 से लेकर 1763। इस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है और इस युद्ध के बीच में ही 1760 में वांडी वॉश का युद्ध होता है, याद रखेंगे कौन सा? 22 जनवरी 1760 को वांडी वॉश का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था आयरकूट और फ्रांसीसियों की तरफ से कर रहा था लाली। तो याद रखेंगे, अंग्रेजों ने कूट कूट के फ्रांसीसियों को लाल कर दिया। क्या कर दिया? अंग्रेजों ने कूट कूट के फ्रांसीसियों को लाल कर दिया, वॉश कर दिया। तो वॉश करने से वांडी वॉश का युद्ध, कूटा तो आयरकूट और लाली का मतलब लाल कर दिया। पूछा जाता है कौन नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।